बस्तर का इतिहास देख रहे हैं हम लोग, है ना, जिसमें से नल वंश हम लोग पढ़ लिए थे। क्या राजधानी कौन सा वाला क्षेत्र? दक्षिण वाला क्षेत्र था ना जी, मतलब बस्तर वाला क्षेत्र। चलो ध्यान दो, इधर आराम से लिखिएगा, जब मैं बोलूंगा तब। इस बस्तर के इतिहास में आज हमको पढ़ना है छिंदक नागवंश। कौन सा? छिंदक नागवंश। एक एक चीज बारीकी से पढ़ते चलेंगे, याद करते चलना है, क्या क्या क्वेश्चन आ चुका है, क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, सारी चीजों को देखेंगे। ठीक, समझ आ रहा है? इससे पहले एक और नागवंश पढ़े, क्या? फड़ी नागवंश। कहां पढ़े? कवर्धा में। ठीक, याद रहेगा। आज हमको पढ़ना है क्या? ध्यान से सुनते जाओ, कॉपी वगैरह भी मत खोलो, ध्यान से सुनो, फिर आप लोग लिखिए। लिखने का आराम से आपको समय दिया जाएगा, ठीक है ना? ठीक है। छिंदक नागवंश का अगर शासन काल पूछने से 1023 से 1324 ईस्वी याद रखना है। 1023 से डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा रहा है, कम से कम एटलीस्ट वो तो हम हूबहू याद रख ही सकते हैं, है कि नहीं? तो 1023 से 1324 शासनकाल पूछने से 1324 तक, 1023 से 1324 शताब्दी पूछने से 11वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, 11 से लेकर के 14 सेंचुरी आपको याद रखना है। याद रहेगा? याद रखना है। अगर इस वंश की राजधानी पूछा जाए या शासन क्षेत्र पूछा जाए, ठीक है, तो हम सामान्य भाषा में सीधे बोल सकते हैं कि बस्तर क्षेत्र में। आज के समय में हम बस्तर क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है। उस समय हम इसकी राजधानी की बात करें तो ये आपका चित्रकूट वाटरफॉल वाला इलाका, चित्रकूट वाला, ये बारसूर वाला इलाका, ये चित्रकूट से लेकर के बारसूर तक का ये जो फैला हुआ इलाका है, ठीक है, इस क्षेत्र को बोला जाता था चक्रकोट बोलते थे। क्या बोलते थे? चक्रकोट या भ्रमरकोट कहा जाता था। चक्रकोट या भ्रमरकोट इनकी राजधानी है। अगर मान करके चलो चक्रकोट या भ्रमरकोट ऑप्शन में नहीं है, तो इसकी राजधानी बताना है बारसूर। क्या बताना है? समझ में आ रहा है? याद रखना, ठीक। एक एक चीज याद करते चलना है, ठीक। सबसे पहले बस्तर के इतिहास में छिंदक नागवंश शासनकाल 1023 से 1324, 11वीं से लेकर के, राजधानी पूछने से चक्रकोट या भ्रमरकोट या बारसूर, ठीक है, ठीक। अब इनके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी ले लेते हैं। जब इन लोग शासन कर रहे हैं नीचे दक्षिण क्षेत्र पर, तो ऊपर आपको याद रखना है रतनपुर और रायपुर वाले इलाके में फिर से आ गया कौन? कलचुरी वंश या कलचुरी वंश के समकालीन बताना है, ठीक है। तो समकालीन वंश पूछने से याद करते चल रहे हैं ना। देखो, याद करना मेन मकसद है हमारा, बाकी लिखा हुआ चीज आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। मैं कोई नई चीज आपको नहीं बता रहा हूं, ये सारा जानकारी मैं इकट्ठा नहीं किया हूं, जो ऑलरेडी बुक्स में है, सारे बुक में आपको मिल जाएगा। यहां पढ़ने का मेन मोटिव है चीजें आपको एक बार में दिमाग में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? कोई चीजें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो उसको जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको मेहनत कम लगेगा, ठीक है। तो ध्यान से सिर्फ सुनते चलना है। समकालीन वंश पूछने से क्या बताना है? कलचुरी वंश बताना है, ठीक। याद करते चलिएगा। शासनकाल पूछने से क्या बताना है? 1023 से 1324। जिसका प्रॉपर मैं डेट बताता हूं उसका डेट याद रखना है। फालतू डेट मैं आपको बताऊंगा भी नहीं बुलाना, लेकिन जो डेट बता रहा हूं वो हुबहू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? और राजधानी पूछने से बारसूर या चक्रकोट या भ्रमरकोट, ठीक।
अगर इस वंश का संस्थापक पूछा जाए, क्या पूछा जाए? तो नृपति भूषण को बताना है। किसको बताना है? नृपति भूषण। याद रहेगा? अगर आपको पूछा जाए छिंदक नाग वंश का समकालीन वंश संस्थापक, अगर पूछा जाए कि इन लोग धर्म कौन सा मानते थे, ठीक, तो शैव धर्म आंसर लगाना है। कौन सा? शैव धर्म आंसर लगाना है। लेकिन इनके शासन काल में कुछ विष्णु मंदिर भी बनेंगे, ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से किसको याद रखना है? शैव को याद रखना है। शिव के साथ साथ इनके इस वंश के लोग शक्ति की भी पूजा करते थे। शिव और शक्ति, है ना? अगर आपको पूछा जाए कि किसके उपासक थे, साथ ही साथ किसकी उपासना करते थे, तो आपको बताना है मणिकेश्वरी देवी। क्या? मणिकेश्वरी देवी। ये मणिकेश्वरी देवी जो है, जिसे आप वर्तमान में दंतेश्वरी देवी के नाम से जानते हैं, जो कहां है? याद रखना, ठीक है। एक शक्तिपीठ में, ये भी एक शक्तिपीठ मानते हैं हम लोग, ठीक है। उपासक किसके? मणिकेश्वरी देवी या धर्म मानेंगे? इसका, इनके जो ध्वज रहेंगे, जो ध्वज है, इनके ध्वज में विशेष रूप से सर्प मिलेगा। क्या मिलेगा? सर्प, या आपको याद रखना है नाग। सर्प या याद रखना है क्या? और नाग किसका प्रतीक चिन्ह है? शिव जी का, है कि नहीं? ध्वज में क्या? और इनका जो राजकीय प्रतीक चिन्ह है, जो सिंबल है, इनका प्रतीक चिन्ह जो है, इस प्रतीक चिन्ह में बाघ रहेगा। क्या रहेगा? बाघ, ठीक। साथ ही उस बाघ के बच्चे, खेलते हुए बच्चे या शावक, उसको क्या बोलते हैं? बाघ और उनके शावक उसमें मिलेंगे इनके प्रतीक चिन्ह में, ठीक है। धर्म कौन सा मानेंगे? शैव धर्म। उपासक किसके? ध्वज में क्या रहेगा? प्रतीक चिन्ह क्या रहेगा? क्लियर? उपाधि धारण करेंगे। उपाधि भोगवती पुरेश्वर। भोगवती पुरेश्वर या भोगवतीपुरम भी याद रखना। क्या? उपाधि लोग धारण करेंगे भोगवतीपुरेश्वर या भोगवतीपुरम। पदवी धारण करेंगे, अलग अलग पद धारण करेंगे, जिसका पदवी को भी पूछा है। छिंदक, कुल कमल भास्कर। छिंदक कुल कमल या छिंदक कुल कमल तिलक, ये इनकी पदवी। छिंदक कुल कमल भास्कर या छिंदक कुल कमल तिलक, आपको याद रखना है। इनके कुछ सिक्के हमें मिले हैं, इस वंश के सिक्के मिले हैं, ठीक है। कोरापुट वाला जो इलाका है, जो कहां है भाई? उड़ीसा में है। उड़ीसा में है या उड़ीसा में है, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोरापुट का पुराना नाम कोडिंगा। क्या? इसी कोडिंगा से हमें इस वंश के कुल 28 सोने के सिक्के मिले हैं। कितने?
और पूरे के पूरे क्या है, सोने के सिक्के हैं। और ये सोने के सिक्के ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1957 को मिला है। कब मिला? 1957। याद रखना है, ठीक है। तो समकालीन वंश, संस्थापक, धर्म, उपासक, ध्वज में क्या रहेगा, प्रतीक चिन्ह में उपाधि, भोगवतीपुरेश्वर या भोगवतीपुरम, पदवी, तिलक, सिक्के कोरापुट उड़ीसा या कोडिंगा से 28 सोने के सिक्के 1957 में मिलेंगे, ठीक है। जैसे मैं बताया कि परम महेश्वर, परम भट्टारक, महाराजा धीराज ये उपाधि भी धारण करेंगे लोग। कौन राजा धारण करेगा सर, तो आगे बताऊंगा मैं। क्लियर है? चले आगे, याद रहेगा। अब इनके कुछ शिलालेख, कुछ अभिलेख, कुछ ताम्रपत्र हमको पूरे बस्तर के और आसपास के क्षेत्र से मिले हैं, ठीक, जिससे हमें इस वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिली है। समझ आ रहा है? जिसमें सबसे पहले शासक के बारे में हम देखते हैं, स्थापक कौन बताया, नृपति भूषण। अब शासक का हमको नाम याद रखना है। कोई ट्रिक व्रिक मत खोजा करो सर ये ट्रिक बताओ, ये ट्रिक बताओ, कोई ट्रिक आप लोग यूज मत करो, सीधा उसका नाम याद करो। बार बार इतनी बार उसको बोलो कि नृपति भूषण के बाद आपका धारावर्ष नाम ऑटोमेटिकली करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? नृपति भूषण के बाद आ जाएगा जगदेव भूषण धारावर्ष। क्या नाम? कितना सारा आप ट्रिक याद रखोगे, सोचो ना। अभी तो सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ रहे हैं, फिर भारत के इतिहास पढ़ेंगे। हर एक राजा का आप ट्रिक याद करते रहेंगे, हर वंश का, तो फिर गया, फिर है कि नहीं। ऑटोमेटिक आपका नृपति भूषण, छिंदक नागवंश आया मतलब नृपति भूषण धारावर्ष मधुरांतक, जो ऐसा पूरा 10 शासक आपका तुरंत याद आना चाहिए। तीसरे शासक आपका मधुरांतक देव। क्या नाम? फिर आपको याद रखना है सोमेश्वर देव प्रथम। क्या याद रखना है? सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में बता चुका हूं, क्या थोड़ा बहुत याद आ रहा है? थोड़ा बहुत तो जानकारी जान ही रहोगे, ठीक है। फिर आ जाएगा कन्हर देव, कन्हर देव प्रथम, ठीक है। फिर आ जाएगा जय सिंह देव। क्या नाम? ठीक। फिर आ जाएगा राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। राजभूषण ठीक है। जगदेव भूषण नरसिंह देव। अगले शासक कौन? फिर आ जाएगा कन्हर देव द्वितीय। कन्हर देव। फिर आपका अंतिम शासक आ जाएगा हरिश्चंद्र देव। क्या नाम? ये 10 शासक आपको इस वंश में याद रखना है, ठीक है। नृपति भूषण, फिर जगदेव भूषण धारावर्ष, फिर मधुरांतक देव, फिर सोमेश्वर देव प्रथम, फिर कन्हर देव प्रथम, फिर जय सिंह देव, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय, जगदेव भूषण नरसिंह देव, कन्हर देव द्वितीय और हरिश्चंद्र देव। ये 10 शासक आपको याद होना चाहिए।
बनेगा। अब एक एक शासक के बारे में थोड़ा डिटेल चले, देखते चलना है किसका कौन सा ताम्रपत्र है, कौन सा अभिलेख है, कौन सी भाषा में है, सारा चीज बताते चल रहा हूं, ध्यान समझते चलो। इनके जो हमें अभिलेख मिले हैं, ठीक है, अधिकतर जो अभिलेख हैं शिलालेख हैं और कुछ ताम्रपत्र भी मिले हैं, ठीक, समझ आ रहा है। जो अभिलेख या ताम्रपत्र और जो शिलालेख मिले हैं वो अधिकांश जो है छत्तीसगढ़ में, आपको पता है कि मुंगेर पहाड़ी से इंद्रावती नदी आएगी, ठीक है, और छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बना करके गोदावरी में भद्रकाली के पास मिल जाती है, देखे ना। जो इंद्रावती नदी के उत्तर दिशा में जितने भी शिलालेख मिलेंगे, कौन सी दिशा में, ठीक है, और कुछ अभिलेख या शिलालेख हमें मिलेंगे इसके, तो उत्तर दिशा में जितने भी शिलालेख और ताम्रपत्र मिले हैं वो आपको याद रखना है देवनागरी लिपि में। कौन सी लिपि में, जो हम हिंदी लिख रहे हैं, ये मैं लिख रहा हूं, वो भी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि। लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, ठीक, देवनागरी लिपि में और साथ ही साथ संस्कृत भाषा में। किस भाषा में, जो इस वंश के अधिकांश जो ताम्रपत्र हैं वो देवनागरी लिपि में है और संस्कृत भाषा में है। जो कहां से मिले हमको, इंद्रावती नदी के उत्तर दिशा से। जो इंद्रावती नदी के दक्षिण दिशा से जो अभिलेख और ताम्रपत्र मिलेंगे वो तेलुगु भाषा में मिलेंगे, तेलुगु लिपि और तेलुगु भाषा में मिलेंगे। समझ आ रहा है, याद रखना। तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि में मिलेंगे। तो कौन सा शिलालेख कौन सी भाषा में है, सारा चीज वो भी देखते चलेंगे। क्लियर है, तो देखते चलना एकदम ध्यान से ना, एक एक चीज एक एक। हमें क्या है, देखो आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं पढ़ सब रहे हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कोचिंग नहीं जा रहा है और नहीं पढ़ रहा है, एक नजर तो पढ़ ही रहा है। समझ में आ रहा है ना, हर एक इंस्टीट्यूट में सारे लोग सही तरीके से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बस ये बच्चे का फर्क है कि कौन कितना ग्रैब करता है। आपको क्या है, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं एक एक चीज बारीकी से आपको पढ़ना है, पढ़ सब रहे हैं, लेकिन आपको हर एक बारीकियों को देखते हुए चलना है। कुछ भी चीज ऐसा नहीं लगना चाहिए कि क्लास में बैठे तो यार ये पहली बार सुन रहा हूं, लगभग एक बार तो पढ़ा पढ़ा लगे। समझ में आ रहा है, ठीक है, और उसको बार 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 आप रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन जरूर बनेगा। ध्यान से बारीकियों को देखते हुए पढ़ना है। सबसे पहले नृपति भूषण, क्या, एक एक राजा के बारे में देखेंगे। सबसे पहले आ जाना है नृपति भूषण के बारे में, ठीक है। नृपति भूषण के बारे में आपको याद रखना है कि नृपति भूषण जो है इस वंश का क्या बताना है, संस्थापक बताना, ठीक है, याद रहेगा। नृपति भूषण इस वंश का संस्थापक बताना है। जानकारी कहां से मिला सर, तो देख लेते हैं। एर्राकोट करके एक जगह है बस्तर के पास, ठीक, समझ में आ रहा है। एर्राकोट अभिलेख से हमें ये जानकारी मिली है कि यह इस वंश का क्या होगा, संस्थापक, क्योंकि इससे पहले किसी दूसरे राजा के बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। यह जो एर्राकोट अभिलेख है या कहीं कहीं शिलालेख लिखा होगा, ठीक, अभिलेख है, ये तेलुगु भाषा में है, मतलब कहां मिला होगा, इंद्रावती नदी के दक्षिण में, ठीक है। तेलुगु भाषा और तेलुगु लिपि का प्रयोग किया गया है, याद रखना है, ठीक।
एर्राकोट अभिलेख से क्या जानकारी? छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन? नृपति भूषण। ठीक है। एर्राकोट अभिलेख कौन से भाषा में, कौन सी लिपि में, कहां से मिला है? तो इंद्रावती नदी के दक्षिण से। ठीक, समझ आ रहा है? कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि यह जो छिंदक नागवंश के राजा नृपति भूषण है वो चोल वंश के राजा राजेंद्र चोल, क्या नाम? इस राजेंद्र चोल के साथ वे छत्तीसगढ़ आए होंगे और आकर के बस्तर क्षेत्र पर वो इस वंश की स्थापना कर शासन को आगे चलाए होंगे, ऐसा लोगों का मानना है। अगर कहीं राजेंद्र चोल के समकालीन अगर शासक पूछ लिया जाए तो आपको नृपति भूषण को बताना है। ठीक, समझ आ रहा है? याद रखना है। फिर हम चले जाएंगे, राजा का नाम जगदेव भूषण धारावर्ष। ठीक, जगदेव भूषण। इस धारावर्ष के बारे में जानकारी बारसूर शिलालेख से। बारसूर शिलालेख जो है अनेक जानकारी, सबसे ज्यादा जानकारी अगर इस वंश का कहीं मिला है तो एक तो बारसूर शिलालेख से और दूसरा कुरुषपाल शिलालेख से या कुरुषपाल अभिलेख से। अभिलेख में बताया ना, बड़ा सा पत्थर है तो अभिलेख, छोटा पत्थर है तो शिलालेख। ठीक है। तो क्या है, बारसूर में बहुत सारे शासकों की जानकारी मिली है। ठीक है। और एक कुरुषपाल अभिलेख बताऊंगा इसके बाद, वहां से भी जानकारी है। बारसूर शिलालेख ये इंद्रावती नदी के ऊपर है, उत्तर में, मतलब कौन सी भाषा में होगा? देवनागरी लिपि और संस्कृत भाषा में। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है। तो बारसूर शिलालेख में क्या है कि जैसे कि पहली बार ये जो बारसूर शिलालेख है वो गंगा महादेवी या गंग महादेवी का इसमें वर्णन विशेष रूप से मिलता है। 1060 ईस्वी के आसपास इस अभिलेख को लिखना पहली बार शुरू किया गया, ऐसा वर्णन है। ठीक है ना, 1060 ईस्वी के आसपास। इसके बाद भी बहुत से राजा आएंगे और उस अभिलेखों में और कुछ चीज और उस पर ऐड करते जाएंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अभी फिलहाल आपको याद रखना है बारसूर शिलालेख। क्या? बारसूर शिलालेख। इस बारसूर शिलालेख से क्या जानकारी है? एक तो बारसूर शिलालेख से यह जानकारी है कि इसका जो सामंत या मंत्री, क्या नाम? सामंत या मंत्री था इसका महामंडलेश्वर चंद्रादित्य। सुने हो क्या नाम? महामंडलेश्वर चंद्रादित्य इसका मंत्री। ठीक है, समझ आ रहा है? महामंडलेश्वर चंद्रादित्य। एक बार तो ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि महामंडलेश्वर चंद्रादित्य किस गांव का निवासी था? तो ये अम्मा ग्राम का निवासी था। कौन से ग्राम का? अम्मा ग्राम का निवासी था, याद रखना है। एक एक क्वेश्चन देखते चलना ध्यान से ना। अम्मा ग्राम का निवासी कौन? महामंडलेश्वर चंद्रादित्य। किसका सामंत? धारावर्ष का। एक जानकारी है, साथ ही इसी चंद्रादित्य के द्वारा धारावर्ष के शासन काल में इसी चंद्रादित्य के द्वारा बारसूर में 2 चीजें बनवाई गई। एक याद रखना, चंद्रादित्य मंदिर। कौन सा? याद रखना, कौन सा मंदिर? और साथ ही आपको याद रखना है चंद्रादित्य सरोवर। इस दोनों को बनाने का वर्णन कहां है? बारसूर शिलालेख। याद रहेगा, याद रखना। चंद्रादित्य मंदिर की खासियत नागर शैली में बनेगा। कौन सी शैली? या चंदेली शैली में बनेगा।
जिस तरीके से बना हुआ है खजुराहो का मंदिर, जिस तरीके से बना हुआ है छत्तीसगढ़ का भोरम देव मंदिर, उसी तरीके से बना हुआ है ये आपका नागर शैली में चंद्रादित्य मंदिर, जो कि शिव जी का मंदिर है। कौन से मंदिर? शिव जी का। कौन से धर्म से? इसीलिए इस मंदिर को, चंद्रादित्य मंदिर को, बस्तर का खजुराहो कहेंगे। छत्तीसगढ़ का खजुराहो किसे और बस्तर का खजुराहो किसे? तो याद रखना है इसको। यहां भी काम वासना से संबंधित आपको अनेक चित्रकारी मिलेंगे, ठीक है। बस्तर का खजुराहो पूछने से और छत्तीसगढ़ का खजुराहो पूछने से नागर शैली याद, या चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया इसलिए चंदेली शैली। याद आ रहा है? देख लेते हैं चंद्रादित्य मंदिर को एक बार। क्या है? आंख में आपका तुरंत, और ये कहां बना है? तो बारसूर में, है ना। आंख में जब भी आज के बाद चंद्रादित्य मंदिर पढ़ो, ये दिमाग फ्रेम आपके तुरंत ये मंदिर आपके दिमाग में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो जब ये इमेजिनरी पावर आप बढ़ाएंगे तो चीजें और लंबे समय तक याद रहेगी। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? तो आज के बाद जैसे ही चंद्रादित्य मंदिर के बारे में पूछा जाए या पढ़ा जाए या आपको बताया जाए, ये दिमाग में आपकी इस मंदिर का फ्रेम बनना चाहिए तुरंत। जब आपका फ्रेम बनना शुरू हो जाता है ना, तो चीजें याद करनी आसान हो जाती है। ठीक है, समझ आ रहा है? याद करना आसान हो जाती है चंद्रादित्य मंदिर। ठीक, समझ आ रहा है? और साथ ही चंद्रादित्य सरोवर, इसी के सामने में वो चंद्रादित्य सरोवर मिलेगा। बस्तर का कौन सा मंदिर? शिव जी। कौन से धर्म से संबंधित? कौन बनवा दिया? चंद्रादित्य। किसके शासन काल में? जगदेव भूषण धारावर्ष के शासन काल में। याद रहेगा? याद रखना है। कहां का निवासी है भाई साहब? अम्बाग्राम का निवासी है। ठीक, कहां से जानकारी है सब? याद रखना है, धारावर्ष को नहीं भूलना है। धारावर्ष की पत्नी का नाम भी आपको बता दिया था। इसकी पत्नी का नाम गुंड महादेवी आपको बताया था। पत्नी का नाम गुंड महादेवी। और बेटे का क्या नाम? बेटा जो है पुत्र का, इसका नाम सोमेश्वर देव। पुत्र का नाम धारावर्ष जो है ये बहुत, इसकी जो विवाह है ना बहुत विलंब में हुआ रहता है, जिसके कारण ये गुंड महादेवी और धारावर्ष के उम्र में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। समझ आ रहा है? धारावर्ष जो है शासक रहते रहते इसने राजकुमार घोषित कर दिया। किसको भाई? ये जो रहता है वृद्ध हो जाया रहता है, बूढ़ा हो जाया रहता है। ठीक, धारावर्ष रहता है वृद्ध, बीमारी होने के कारण, साथ ही वृद्धावस्था आने के कारण प्रशासन सही तरीके से इससे हो नहीं पा रहा था। समझ में आ रहा है? जिसके कारण ये चाहता था कि सोमेश्वर जो जल्द से जल्द साम्राज्य या जो सत्ता है वो अपने हाथ में ले ले। समझ आ रहा है? लेकिन सोमेश्वर देव जो है उस समय जो है बाल्यावस्था में रहता है या बालक रहता है। समझ में आ रहा है? ये रहता है वृद्धावस्था में और ये रहता है बाल्यावस्था में। न तो ये प्रशासन कर पा रहा है, प्रशासन करने में सक्षम है, और न ही इसका बेटा, जिसके कारण 1061 से लेकर के 1064 ईस्वी तक इस धारावर्ष की बहन, धारावर्ष की माकस देवी आकर के प्रशासन को संभालेगी। क्या नाम? अगर आपको पूछा जाए, देखो क्वेश्चन कैसे पूछता है,
पूछता क्वेश्चन ऐसा है कि सोमेश्वर देव का संरक्षण काल कब से कब तक था? तो 1061 से 64 संरक्षण का काल। क्योंकि किसका संरक्षण मिल रहा था? राजकुमार तो सोमेश्वर देव है, लेकिन प्रशासन चला रहा है क्या? प्रशासन कौन चला रहा है? माकस देवी। तो माकस देवी के संरक्षण में रह करके शासन करेगा, या माकस देवी प्रशासन करेगी। संरक्षण का काल बोलेंगे। किसके संरक्षण का काल? लेकिन क्या होता है, कुछ समय के बाद 1064 के आसपास मधुरांतक देव नाम का एक व्यक्ति, क्या नाम? इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये मधुरांतक देव कहीं ना कहीं धारावर्ष का ही संबंधी होगा, लेकिन रिश्ते में क्या लगता था इसकी जानकारी नहीं है। परंतु इसने क्या किया, अब माकस देवी सत्ता संभाल रही 64 के आसपास, ठीक है। अब ये बाल्यावस्था से 4 साल में धीरे धीरे 18 साल हो गया। अब इसको प्रशासन मिलना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, सोमेश्वर देव से प्रशासन छीन लिया जाता है और मधुरांतक देव के द्वारा सत्ता या शासक या सत्ता हथिया ली जाती है। अगर आपसे पूछा जाए सत्ता का संघर्ष सोमेश्वर देव के साथ किसका हुआ, तो मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव के बीच सत्ता के लिए संघर्ष होगा, और विजय किसको मिलेगी, और सत्ता स्थापित कौन कर लेगा? याद रखना। ठीक है, समझ आ रहा है कहानी? पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर, आपको हर एक चीज, हर एक पहलू समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? नहीं बताना है, और कार्य माथे से तो नहीं पूछना है, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक है, याद रखना है इसको। अब प्रमाण नियत मैं क्या करूंगा, मैं थोड़ी बोल दूंगा कुछ भी, ठीक। अब मधुरांतक देव के बारे में थोड़ा सा सुन लेना है, एक एक चैप्टर क्लियर हो जाना चाहिए। मधुरांतक देव सत्ता के लिए संघर्ष होगा, सोमेश्वर देव पराजित होगा और मधुरांतक देव गद्दी पर बैठेगा, ठीक। मधुरांतक देव गद्दी पर तो बैठा, लेकिन समझ में आ रहा है, राजपुर नाम के जगह से वो शासन करेगा, या राजधानी किसको बनाएगा? जो कि जगदलपुर के पास का एक जगह है, ठीक। राजधानी किसको बनाएगा? बारसूर में रह करके शासन नहीं करेगा, राजपुर में रह करके शासन करेगा, ठीक। ठीक है ना जी? बारसूर में कौन रह रहा है? सोमेश्वर देव रह रहा है कि नहीं? तो वहीं रह कैसे शासन कर लेगा? कल मार देगा तो। कहां रह शासन कर रहा है? राजपुर में रह के शासन कर रहा है, याद रहेगा? कैसे पता सर आपको? ये पूछ सकते हो। राजपुर ताम्रपत्र से जानकारी, राजपुर से एक ताम्रपत्र मिला है, जगदलपुर के पास है ताम्रपत्र, ठीक। राजपुर ताम्रपत्र से क्या जानकारी? एक जानकारी कि मधुरांतक देव और सोमेश्वर देव के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ, दूसरी जानकारी राजपुर को राजधानी बनाया, तीसरी जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको पूछा जाएगा आज नहीं तो कल, भूलना नहीं है, पहला ऐसा ताम्रपत्र, इससे पहले मैं कोई ताम्रपत्र ऐसा बताया हूं क्या? सुनना, बताने दोगे तब तो, ठीक है। ऐसा कोई ताम्रपत्र अभी तक नहीं बताया हूं जिसमें मैं बताया हूंगा नरबलि प्रथा, बताया क्या? पहला ऐसा ताम्रपत्र है, या छत्तीसगढ़ का बोल सकते हो इकलौता ऐसा ताम्रपत्र है जिसमें नरबलि प्रथा का वर्णन है। नरबलि प्रथा का, नरबलि प्रथा वह प्रथा जो विशेष रूप से माड़िया जनजाति के द्वारा दंतेश्वरी मंदिर में मनाया जाने वाला प्रथा था। प्रतिवर्ष हर एक नर की बलि दी जाती थी, नर की, याद रहेगा? नर का मतलब बूढ़े बच्चे महिलाओं को छोड़ दिया जाए तो एक जवान लड़के की हर साल बलि दी जाती थी, इसी को क्या कहा जाता है?
और जिस व्यक्ति की बलि दी जाती थी उसको मेरिया कहा जाता था। क्या? याद रखना। इस मेरिया से आगे समझेंगे और भी कहानी जोड़ेंगे। तो नर बलि प्रथा का वर्णन सबसे पहले कहां मिलेगा? ठीक, राजपुर ताम्रपत्र से एक जानकारी सोमेश्वर देव से लड़ा है, राजपुर को राजधानी बनाया है। साथ ही नरबलि प्रथा का वर्णन है, और नरबलि प्रथा का वर्णन कैसे है ये भी बता रहा हूं कि मधुरांतक देव ने राजपुर नाम के गांव को, राजपुर नाम के जगह को दान में दिया है। ये लिखा है कि मेरे द्वारा दान दिया जाता है इस राजपुर नाम के जगह को, किस प्रथा के लिए? तो नरबलि प्रथा के लिए। इस तरीके का उस पर लिखा हुआ है। तो नरबलि प्रथा का वर्णन सबसे पहले पूछा जाए राजपुर ताम्रपत्र। ठीक, याद रहेगा। साथ ही मधुरांतक देव जो है अलग अलग नामों से प्रख्यात भी था। ठीक है, अलग अलग नामों से प्रख्यात था या फेमस था। ठीक है, मदुरै मंडल, मदुरै मंडल, मदुरै मंडल प्रजापति या मदुरै मंडल का प्रशासक, मदुरै मंडल प्रजापति के नाम से यह विख्यात था, या मधुर मंडल का प्रशासक, मधुर मंडल का वो व्यक्ति जो मधुर मंडल का प्रशासक होगा वही तो क्या कहलाएगा? मधुरांतक कहलाएगा। या मधुरांतक का यदि अर्थ पूछा जाए तो मदुरै मंडल या मधुर मंडल का प्रशासक बताना है, उसके नाम का ही अर्थ होता था। इसीलिए इसको क्या कहा गया? मधुरांतक देव। याद रहेगा, याद रहेगा। तो मधुरांतक देव के बारे में इतनी जानकारी याद रखना। सारा जानकारी कहां से बनेगा? बनते जाएगा। फिर आपको इस वंश का बहुत ही फेमस राजा के बारे में जानना है जिसका नाम सोमेश्वर देव प्रथम। सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में अलग से हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। इस कौन से नंबर का शासक है? तीसरे नंबर, है ना। का नाम सोमेश्वर देव प्रथम को ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक, क्या क्या पूछेगा सर? तो देख लेते हैं। वन 1069 ईस्वी से लेकर के 1111 ईस्वी तक इसका प्रशासन। ठीक है, समझ में आ रहा है। 64 में मिल जाना चाहिए था, 64 मिल जाना चाहिए था ना माकस देवी के बाद, लेकिन सत्ता कौन हथिया लिया? मधुरांतक देव। अब देखो ध्यान से सुनना है ना, एकदम जबरदस्त पूछेगा एक क्वेश्चन। ठीक, कुरुषपाल अभिलेख, क्या नाम? सबसे पहला क्वेश्चन, कुरुषपाल अभिलेख किस वंश का है? छिंदक नागवंश। दूसरा, कुरुषपाल अभिलेख में सबसे ज्यादा किस राजा का वर्णन है? तो सोमेश्वर देव प्रथम बताना है। ठीक, यह कुरुषपाल जो पड़ेगा आपका इंद्रावती नदी के उत्तर में, मतलब कौन से भाषा में होगा? लिपि कौन सा होगा? देवनागरी लिपि। इस पर देवनागरी लिपि का प्रयोग किया गया है। साथ ही पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। देवनागरी लिपि और भाषा कौन सा? याद रखना है। इस पूरा कुरुषपाल शिलालेख में सोमेश्वर देव के बारे में वर्णन है। कुल 39
पंक्तियां इस पर है। कितनी? 39 पंक्तियां इस पर लिखी हुई है। सारा संस्कृत भाषा, देवनागरी लिपि, जिसमें 20वें पंक्ति में कौन से नंबर के? इसे 6,96,000 गांव का स्वामी बताया गया है। 6,96,000 गांव का स्वामी कौन? याद किससे पता चला? एक जानकारी है, देखते चलो क्या क्या जानकारी। पहला जानकारी, कुलुष पाल शिलालेख छिंदक नागवंश से है। सोमेश्वर देव के बारे में जानकारी, देवनागरी लिपि, भाषा संस्कृत, 39 पंक्ति, 20वें में। तो बाकी पंक्तियों में क्या है? बाकी पंक्तियों में इसके साम्राज्य विस्तार, और इसके प्रशासन का वर्णन है। ध्यान से सुनते जाओ। साम्राज्य विस्तार और प्रशासन का वर्णन है। अलग अलग क्षेत्रों पर इसका प्रशासन, इसने सारे जगहों को युद्ध लड़ करके जीता है। अगर आपसे पूछा जाए कि छिंदक नाग वंश का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला राजा कौन? सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार। इसके शासनकाल कहां कहां साम्राज्य विस्तार किया गया? उड्र, याद करो, उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लांजी, वज्र, भद्र और रतनपुर। उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लांजी, वज्र, भद्र और रतनपुर, इतने क्षेत्र को जीतेगा। उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लंजी, वज्र, भद्र और रतनपुर। उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लंजी, वज्र, भद्र और रतनपुर। उड्र, वेंगी, लेमड़ा, लंजी, वज्र, भद्र और। अब ये क्षेत्र कौन कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में यहां ये बारसूर में रह करके शासन कर रहा है। इस कुरुषपाल शिलालेख में यह भी जानकारी है कि इसने क्या किया, मधुरांतक देव का वध किया। मधुरांतक देव का वध करके इसने अपना पैतृक साम्राज्य वापस लिया। यह भी वर्णन है। पैतृक साम्राज्य था ना जी, उसको वापस लिया। और राजधानी फिर किसको बना लिया? बारसूर में रह के शासन करेगा। बारसूर से रहते रहते, उड्र का मतलब उड़ीसा, उड्र का मतलब उड़ीसा के, यहां ऐसा बता दूंगा अगर मैप में तो समझ जाओगे ना। अच्छा, मैं नंबर लिख देता हूं ऐसा, पहला बोलने से उड़ीसा, उड्र बोलने से उड़ीसा। उड़ीसा के राजा महाभवगुप्त चतुर्थ, सोमवंश का राजा, या उद्योग केसरी को पराजित करेगा। का नाम? उड़ीसा का सोमवंश का राजा उड्र में। वेंगी का मतलब होता है गोदावरी नदी से लेकर के कृष्णा नदी तक का इलाका। गोदावरी से लेकर के का इलाका को क्या कहते हैं? उड्र मतलब उड़ीसा। वेंगी का मतलब होता है गोदावरी नदी से लेकर के कृष्णा नदी तक का क्षेत्र। ठीक। लेमड़ा का अर्थ होता है बलौदा बाजार जिला का लवन वाला इलाका। बलौदा बाजार क्षेत्र का लवन आपको याद रखना है, तीसरा नंबर।
लांजी आपको याद रखना है बालाघाट इलाका जो कि एमपी में है। बालाघाट आपका एमपी में है, ठीक है। बालाघाट आपका कहां? चौथा नंबर। वज्र का मतलब होगा बैरागढ़ महाराष्ट्र। वज्र का मतलब बैरागढ़ कहां आएगा? तो महाराष्ट्र, ठीक है। वज्र का मतलब बैरागढ़ महाराष्ट्र। भद्र का मतलब भांडक नगर। भांडक नगर महाराष्ट्र के आसपास का इलाका, छठवा। और लास्ट में रतनपुर। रतनपुर आपका छत्तीसगढ़। रतनपुर को नहीं भूलना है, किसी और को याद रखो ना रखो चलेगा, रतनपुर को नहीं भूलना है। क्या नाम? यही गलती ये करता है, इसकी एक गलती में से एक। रतनपुर के कलचुरी वंश के राजा पृथ्वीदेव प्रथम पर आक्रमण कर देगा। पृथ्वीदेव और इसको हरा देगा। पृथ्वीदेव प्रथम को हराएगा। क्या नाम? सोमेश्वर देव हराएगा किसको? इतना जगह ये साम्राज्य का विस्तार करेगा, आक्रमण करके इतने क्षेत्र, ये सारे क्षेत्रों को जीतने का वर्णन किसमें है? एक तो इसने अपना पैतृक राज्य वापस लिया, दूसरा इसके साम्राज्य विस्तार का वर्णन है, उड्रवेंगी, लेमड़ा लंजी, वज्रभद्र और रतनपुर को जीता। 39 पंक्तियों में 20वें पंक्ति में 6,96,000 गांव का स्वामी बताया गया। ठीक है, ठीक है। इसका सिक्का हमें मिलेगा, सोने का सिक्का, बिलासपुर से। कहां से? बिलासपुर से। याद रखना, सोने का सिक्का मिलेगा बिलासपुर से। सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार अगर होगा छिंदक नागवंश तो किसके शासनकाल में? सोमेश्वर देव के शासन। सोने के सिक्के चलेंगे वो भी सोमेश्वर देव के काल में। अभिलेख लिखवाया जाएगा वो भी। समझ में आ रहा है? 1069 से 1111 लंबा समय का शासन है। समझ में आ रहा है? इनके शासन क्षेत्र में, अच्छा, दो चीजें और याद रखनी है। इनके शासन काल में क्या हुआ? कुछ स्थापत्य कला से संबंधित भी कुछ चीजें बनेंगी, कुछ मंदिर बनेंगे। तो दो मंदिर विशेष रूप से याद रखना है, ठीक है। इसकी जो माता है जिसका नाम गुंड महादेवी, का नाम याद रखना। ये गुंड महादेवी जो है, ये देखता है कि दिन रात मेरी मम्मी खाली विष्णु जी की पूजा कर रही है। इसका विष्णु जी की बहुत बड़ी भक्त है। एक काम करे क्या मम्मी, मंदिर बनवा दे क्या? हाँ बनवाएंगे बोले। तो नारायण पाल में, कहा? बस्तर में बताया हूं, नारायण पाल में नारायण मंदिर का निर्माण कार्य किया गया। नारायण मंदिर का मतलब विष्णु मंदिर है ये। नारायण पाल का नारायण मंदिर या विष्णु मंदिर बनवाया गया गुंड महादेवी के द्वारा, लेकिन किसके शासनकाल में? देखेंगे मंदिर को, देख लेते हैं। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रहा है सारी चीजें? ये नारायण पाल का नारायण मंदिर आपको या विष्णु मंदिर आपको याद रखना है। ठीक है, याद रहेगा। ये देखो यहां लिखा है नारायण पाल मंदिर, याद रखना है। क्लियर है? बढ़िया लग रहा है।
कौन सा मंदिर है भाई ये? अरे विष्णु मंदिर है। कौन से धर्म से संबंधित है? वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, वैष्णव धर्म से संबंधित ये मंदिर है, याद रखना है। कौन सा मंदिर? नारायण मंदिर, वो विष्णु भगवान से। ठीक है, याद रहेगा, याद रखना है। ठीक है, याद रखना है ये। साथ ही इसकी पत्नी का नाम गंगा महादेवी का नाम। अच्छा, ये जो मंदिर नारायण पाल का नारायण मंदिर 1111 ईस्वी में बनेगा। 1111 ईस्वी। इसकी पत्नी का नाम गंगा महादेवी या गंग महादेवी, गंगा महादेवी या गंग महादेवी। मम्मी के लिए बनवाया, मेरे लिए कौन बनवाएगा मंदिर? समझ में आ रहा ना? ये भी जिद करने लग गई, बोले चल ठीक है कोई बात नहीं, तेरे लिए मंदिर बनवा देते हैं। ठीक, समझ में आ रहा ना? ये नारायण पाल में बना। कौन सा मंदिर? विष्णु मंदिर। ठीक है, ये गंगा महादेवी के लिए ऐसा बताया जाता है कि 32 मंदिर बनवाया गया। 32 नए सूत्रों से जानकारी मिला है कि 32 मंदिर कौन बनवाया? सोमेश्वर देव के शासन काल में बनेगा अपनी पत्नी गंगा महादेवी के लिए। 32 मंदिर जो है वो शिव जी का मंदिर है। छत्तीसगढ़ का एक लौता ऐसा मंदिर है जहां आपको जुड़वा शिवलिंग देखने को मिलेगा। जुड़वा शिवलिंग या जुड़वा शिवालय मिलेगा। ठीक है ना, याद रहेगा, याद रखना है। शिव जी से संबंधित 32 खंभों पर टिका है। कितने? और 16 खंभों पर वाले बताया हूं क्या कल? मड़वा महल, याद आ रहा है? 32 खंभों पर टिका है, वो भी देख लेते हैं 32 मंदिर को। सोमेश्वर देव के शासन काल में बना है, ये देखिए। तो सामने वाला कौन सा है, यहां से देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, साथ ही आपको यह भी पूछा गया है, ये जो 32 मंदिर दिख रहा है, इस 32 मंदिर के बारे में पूछा गया है। 32 खंभों पर टिका हुआ जुड़वा शिवलिंग आपको मिलेगा कहां? असिस्टेंट प्रोफेसर में एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा ऐसा मंदिर है जिस मंदिर के प्रांगण में काले पत्थर से बना हुआ नंदी का प्रतिमा मिलेगा। काले पत्थर से बना हुआ, इसी के जस्ट सामने आपको मिलेगा शिव जी। एक शिव जी यहां, ये देखो एक ठो नंदी है सेम, और जस्ट उसके सामने एक ही मंदिर में एक ही जैसे सेम डिजाइन, सेम जुड़वा शिवलिंग। ये बहुत कम मिलेगा आपको, बड़ा और छोटा शिवलिंग मिल जाएगा, एक ही हाइट, एक ही दिशा में, एक ही जैसे, बहुत कम मिलेगा। जुड़वा शिवलिंग कहां? 32 खंभों पर टिका है, शिव जी का मंदिर। कौन से धर्म से संबंधित? याद रखना। और इसका काले पत्थर से बना हुआ नंदी पूछा है इसको। ठीक है, ठीक है। स्थापत्य कला भी हो गया, सिक्के भी चला दिया, साम्राज्य विस्तार भी कर दिया, अभिलेख भी लिखवा दिया। समझ में आ रहा है? समझ आ रहा है? इन सारी चीजों को देखते हुए जो सोमेश्वर देव के शासन काल को बस्तर के इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं। बस्तर के इतिहास का स्वर्ण काल, छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्ण काल महाशिवगुप्त बालार्जुन, और
बस्तर के इतिहास का स्वर्ण काल पूछने से सोमेश्वर देव प्रथम इतना साम्राज्य विस्तार करता है, साथ ही साथ पृथ्वी देव प्रथम को भी पराजित करता है। ठीक है, कलचुरी वंश के राजा पृथ्वी देव प्रथम को भी पराजित करता है, लेकिन किसी न किसी शेर को तो सवा शेर मिलना ही है। आज नहीं तो कल कलचुरी वंश का राजा जाजल्य देव प्रथम से बुरी तरीके से पराजित हो जाएगा। क्या नाम? ये भी खतरनाक आदमी रहता है कि नहीं? कलचुरी वंश बताया था ना जी, गज शार्दुल श्रीमद जाजल्य, सोने का सिक्का। जाजल्य देव प्रथम से ये पराजित हो जाएगा। कौन? जाजल्य देव प्रथम पराजित करेगा, पत्नी को, मम्मी को सब परिवार बंदी बना करके रतनपुर ले जा लेगा और रतनपुर में बंद करके रख देगा। कौन? फिर गुंड महादेवी बोलेगी प्लीज हमें छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है? प्लीज हमें छोड़ दीजिए। तो उसके कहने पर, गुंड महादेवी के कहने पर फिर वो छोड़ेगा। तो इतिहास में इतना आपको सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में याद रखना है। किसके कहने पर छोड़ा? सोमेश्वर देव की माता गुंड महादेवी के अनुरोध पर उसको छोड़ दिया। सब परिवार जाओ रे, चलो ऐस करो बोल दिया। ठीक, याद रहेगा? तो इतना सोमेश्वर देव प्रथम के बारे में याद रखना है। सोमेश्वर देव प्रथम के बाद आ जाएगा कौन? उसका बेटा कन्हर देव प्रथम। ये तो हो गया सोमेश्वर देव, है ना? सोमेश्वर देव को नहीं भूलना है भाई। एक क्वेश्चन सोमेश्वर, कुरुषपाल शिलालेख को नहीं भूलना है। ठीक, कन्हर देव प्रथम को विरासत में इतना बड़ा साम्राज्य मिलता है। किसको? कन्हर देव प्रथम को इतना बड़ा विशाल साम्राज्य मिलता है, हर क्षेत्र को जीता हुआ है। ठीक है, विरासत में मिल गया इसको। लेकिन ये विरासत में तो मिल गया, लेकिन बारसूर से इसका, बारसूर से, कहां से? बारसूर शिलालेख से पता चलेगा। बारसूर शिलालेख में इसका वर्णन है। ठीक, कि इसके ऊपर कलचुरी वंश का राजा, कलचुरी वंश का राजा पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत कौन? जगतपाल। ये जगतपाल आकर के इसके ऊपर आक्रमण करेगा। कब आक्रमण करेगा सर? तो 1145 ईस्वी के आसपास। कब? आसपास इस जगतपाल के ऊपर आक्रमण करेगा। जगतपाल इसके ऊपर आक्रमण करेगा और कन्हर देव को पराजित करेगा। जानकारी कहां से? बारसूर शिलालेख में जानकारी है। ठीक है, कि कलचुरी वंश का राजा पृथ्वीदेव द्वितीय का सामंत जगतपाल और इसके बीच मुकाबला होगा, युद्ध होगा, जिसमें कन्हर देव प्रथम की हार हो जाएगी। याद रखना। फिर आ जाएगा कौन? जय सिंह देव। ठीक है, सोनारपाल, सोनारपाल नाम के जगह से, इस सोनारपाल के नाम के जगह से शिलालेख मिले हैं, जिसमें इस राजा का मात्र वर्णन है, सिर्फ नाम है इसका। इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि ये जय सिंह देव कन्हर देव का पुत्र होगा और कहीं ना कहीं छिंदक नागवंश से संबंधित होगा। सोनारपाल शिलालेख किसका है बोलने से? फिर आ जाएंगे, क्या नाम? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। ये जो गंगा महादेवी है, गंगा महादेवी है ना, या बारसूर शिलालेख से भी इसकी भी जानकारी है। और इस बारसूर शिलालेख में ही इसका पूरा नाम लिखा गया है, राजभूषण। नाम इसका सोमेश्वर देव द्वितीय, पूरा नाम इसने क्या लिखवाया? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। एक चीज इसमें छूट गया है सोमेश्वर देव में, वो भी मैं बता देता हूं। मैं आपको शुरू में बताया था
कि एक राजा था जिसने कुछ उपाधियां धारण की थी। परम महेश्वर, याद आ रहा है? शुरू में बताया था ना जी, परम महेश्वर। कौन से भगवान को मानेगा धर्म को? ये शिव को। परम महेश्वर, परम भट्टारक, परम महेश्वर, परम भट्टारक और महाराजाधिराज। महाराजाधिराज, ये तीन उपाधि कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। इसको भी याद रखना है, ठीक है? याद रहेगा, छूट गया था, इसको यहां बता देता हूं। बारसूर शिलालेख से पता चल गया कि भाई कन्हर देव हारा। जयसिंह देव का सोनारपाल शिलालेख, राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय का बारसूर शिलालेख में पता चला कि ये राजभूषण नाम से इसका वर्णन है, ठीक है? राजभूषण सोमेश्वर देव द्वितीय। अब ध्यान से सुनना, जगत देव भूषण नरसिंह देव का नाम, जगत देव भूषण नरसिंह देव। ये जो जगत देव भूषण नरसिंह देव है, इसके बारे में इधर देख लेते हैं। जगत देव भूषण नरसिंह देव, नाम में नरसिंह है, ठीक है? ये जो जगत देव भूषण नरसिंह देव है, दंतेवाड़ा स्तंभ लेख से इसकी जानकारी। दंतेवाड़ा स्तंभ लेख से इसकी जानकारी। क्या जानकारी है? कि दंतेवाड़ा स्तंभ लेख में इसने अपने आप को मणिकेश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी का उपासक बताया है। मणिकेश्वरी देवी या दंतेश्वरी देवी का देवी का उपासक। ध्यान से चीज को याद रखना कि लोग रह रहे हैं बस्तर में, लोग रह रहे हैं बारसूर वाले क्षेत्र में, और बार बार किस देवी को याद किया जा रहा है? माता जी को आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। देखते जाओ, अगला जब मैं काकती वंश पढ़ाऊंगा तो माता जी आएगी, आना पड़ेगा उनको। भक्त याद कर रहे हैं उनको, हो रहा है कि नहीं? आएगा, इतिहास देखते चलना आगे, ठीक है ना? तो मणिकेश्वरी या दंतेश्वरी देवी के भक्त थे कौन? जगत देव भूषण नरसिंह। कहां से पता चला? दंतेवाड़ा स्तंभ लेख से, ठीक है? याद रहेगा। फिर आ जाएगा कन्हर देव द्वितीय। या कन्हर देव द्वितीय के बारे में भी जानकारी उसी स्तंभ लेख में है। इसने दंतेवाड़ा में रह करके शासन किया, या दंतेवाड़ा को किसने राजधानी बनाया? तो दंतेवाड़ा को राजधानी बना करके वहां रह करके शासन किया। कौन? याद रखना है। अंतिम शासक का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरा व्यक्ति पूछा जाएगा। क्या नाम? हरिश्चंद्र देव। हरिश्चंद्र देव के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है? विजिबल है ना? नहीं हुआ थोड़ा जूम कर दूंगा कुछ देर बाद। देखो, हरिश्चंद्र देव याद रखना है, जब हरिश्चंद्र देव शासन कर रहे हैं वापस बारसूर में, आना जाना बारसूर दंतेवाड़ा, बारसूर के नीचे दंतेवाड़ा है कि नहीं? बारसूर में रह करके शासन करेंगे तब 1324 ईस्वी में। कब? 1324 ईस्वी में एक राजा यहां से राजा आ जाएगा जिसका नाम अन्नम देव। भागते भागते यहां आएगा। नाम क्या? अन्नम देव। आकर के इस हरिश्चंद्र देव के ऊपर आक्रमण करेगा। कब आक्रमण करेगा? ये तो हार मान जाएगा,
हरिश्चंद्र देव, लेकिन इसकी बेटी चमेली देवी को नहीं भूलना है आज के बाद। क्या नाम? बहुत ही साहसी और वीर, किसी से नहीं डरने वाले। इसके पिताजी तो हार मान लिए, लेकिन चमेली देवी अन्नम देव को बोली कि आपसे मैं युद्ध लड़ूंगी। अन्नम देव बोलता है कि चमेली देवी, मैं आपसे युद्ध नहीं, आपसे विवाह करना चाहता हूं। यदि आप चाहें तो हम विवाह करके वैवाहिक संबंध बना करके प्रशासन को आगे चला सकते हैं। लेकिन चमेली देवी ने बोला यह मेरे सम्मान के खिलाफ है। समझ में आ रहा है? यदि आप इस क्षेत्र पर आए तो आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। मुझसे युद्ध करिए, और युद्ध में यदि मैं पराजित हो जाऊंगी तो आप इस क्षेत्र पर भले ही शासन कर लीजिएगा, लेकिन उससे पहले युद्ध के बाद यदि मैं हार जाती हूं तो मुझे यही मारना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन आपके साथ विवाह नहीं करूंगी। कौन बोली भाई? याद रखना है। समझ में आ रहा है? तो चमेली देवी और अन्नम देव के बीच युद्ध होगा। चमेली देवी पराजित होगी। चमेली देवी के साथ साथ इसके पिताजी हरिश्चंद्र देव की मृत्यु होगी, और इस क्षेत्र पर जो बारसूर वाला जो इलाका है, इस क्षेत्र पर अन्नम देव क्या करेंगे? इस वंश को समाप्त करेंगे और एक नए वंश की नींव रखेंगे, जिसे कहा जाएगा काकतीय वंश। कौन सा वंश? काकतीय वंश। याद रखना है। याद रहेगा? याद रखना है। आज भी इस चमेली देवी को इसकी वीरता के लिए, साहस के लिए आज भी याद किया जाता है। बस्तर की लोक गाथा में आज भी चमेली देवी के इस साहस को, वीरता को याद किया, बहुत वीरता से। ये अन्नम देव बाद बोलता भी है, जितना चमेली देवी जिस साहस के साथ लड़ी, वो साहस अविश्वसनीय था। समझ में आ रहा है? याद रहेगा? बस्तर की लोक गाथा में भी आज भी चमेली देवी का नाम आता है। आज भी चमेली देव और अन्नम देव के बीच युद्ध को याद किया जाता है। याद रहेगा? तो इस तरीके से इस वंश का अंतिम शासक हरिश्चंद्र देव, बेटी चमेली देवी, अन्नम देव का आक्रमण कब? 1324 में काकतीय वंश का राजा अन्नम देव इस क्षेत्र पर आक्रमण करता है और इस वंश को समाप्त करेगा और एक नए वंश की स्थापना करेगा। जीता तो वो बारसूर को है, लेकिन बारसूर को राजधानी न बना करके छत्तीसगढ़ में काकतीय वंश की पहली राजधानी बनेगी मंदहोता, बस्तर के पास का एक गांव। काकतीय वंश की पहली राजधानी याद रखना है। और काकतीय वंश का संस्थापक अन्नम देव। याद रहेगा? तो जितना मैं बताया हूं ये सारा याद करना है। एक चीज और, ये जो सारा चीज हो रहा है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो सारी जानकारी मैं बता रहा हूं आपको हरिश्चंद्र देव से संबंधित, टेमरा सती स्मारक अभिलेख, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सती स्मारक अभिलेख टेमरा से प्राप्त। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि छिंदक नाग वंश के शासकों की अंतिम जानकारी किस शिलालेख या किस अभिलेख में होती है? तो टेमरा सती स्मारक अभिलेख का संबंध किस वंश से है? तो छिंदक नाग वंश से संबंध है। जितना चीज मैं आपको बताया हूं, हर एक चीज बहुत ही बारीकी से याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? कुछ भी यदि डाउट लगे तो आप पूछ सकते हैं। बनेगा? तो इतना हमको पढ़ के आना है। चलिए, थैंक यू। बनेगा? तो इतना पढ़ना है आपको। तो आज के लिए इतना ही। कल कलचुरी वंश पढ़ के आना है। कलचुरी वंश, और हो सके तो जहां तक पहले मध्यकाल का हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आफ्टर देन फिर काकतीय वंश चलेंगे, और काकतीय वंश जब मैं पढ़ाऊंगा मतलब समझ जाइए मध्यकालीन छत्तीसगढ़ का इतिहास
कंप्लीट। नहीं आ रहा है? आधा कट गया तो रुको फोटो ले लो भाई।